वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी। चैप्टर नंबर 2 ही है ये, लेकिन चैप्टर नंबर 2 में का ये सैलरी वाला पहला आपका लेक्चर है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। मैंने प्लेलिस्ट में पूरे लाइन से ये डाले हैं। चैप्टर 2 पहले मैंने सिखाया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसके बाद मैंने सिखाया इनकम फ्रॉम बिजनेस, एंड अब मैं सिखा रही हूँ आपको इनकम फ्रॉम सैलरी। सो लेट्स हैव इंट्रोडक्शन। सो सैलरी का मतलब क्या होता है, हम कौन कौन सी सैलरी इंक्लूड करेंगे वाइल कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम। तो इसमें वेजेस आएंगे। वेजेस आपको पता है, वेजेस ये डेली आवर बेसिस पे दिए जाते हैं, और सैलरी ये एंड ऑफ द मंथ दी जाती है। बट इनकम टैक्स के नजरों में सैलरी एंड वेजेस आर द सेम। तो हम वेजेस इंक्लूड करेंगे, पेंशंस, एन्युटी, ग्रेजुटी। अभी ग्रेजुटी क्या है, तो कुछ साल होने के बाद, मतलब 5 या 6 साल के बाद, कंपनी अपनी एम्प्लॉयज को एक टोकन ऑफ लव की तरह से एक अमाउंट देती है। हर कंपनी अमाउंट उनका डिपेंड होता है कितना परसेंटेज बेसिक सैलरी पे वो डिसाइड होता है, तो इसे कहते हैं ग्रेजुटी। उसके बाद एनी फीस, कमीशन, पर्क, प्रॉफिट इन ल्यू, एडिशन टू एनी सैलरी, देन एनी एडवांस सैलरी, ये सब कुछ हमारी सैलरी में इंक्लूड होगी। इसके आगे एनी पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पीरियड ऑफ लीव। इसका मतलब कैसे ना, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी अगर आपको साल भर में 30 छुट्टी अलाउड करती है, ठीक है, मीन्स यू कैन टेक 30 CL, आप एक 30 छुट्टी ले सकते हो, उसका पेमेंट वगैरह कोई कट नहीं होगा। बट कुछ कुछ लोग ऐसे वर्कहॉलिक होते हैं जो बिल्कुल छुट्टी नहीं लेते हैं, और एंड ऑफ द ईयर उनकी वो छुट्टी बच जाती है, तो कंपनी इन छुट्टी के बदले उनको कैश पेमेंट करती है। तो इसे कहते हैं लीव सैलरी और लीव इन कैश में, ठीक है। तो ये भी हम सैलरी में इंक्लूड करेंगे। देन प्रोविडेंट फंड तो आपको पता है, देन कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी अदर गवर्नमेंट अंडर द पेंशन स्कीम। ये अलग अलग पेंशन स्कीम होती है, वो भी अगर कोई बंदा, अगर गवर्नमेंट बंदा है उसे मिलती है, तो हम सैलरी में हम वो ऐड करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम कुछ एग्जाम्शन लेंगे, कुछ डिडक्शंस लेंगे, और फिर हम बची हुई सैलरी जो फाइनल अमाउंट आएगी उस पर टैक्स भरेंगे। तो आपको समझ में आया सैलरी में हमें क्या क्या इंक्लूड करना है। चलो नाउ विल सी द चार्जेबिलिटी। इसका मतलब अब कुछ कुछ कंसेप्ट जो सैलरी से रिलेटेड है, जो हमें जानना बहुत जरूरी है व्हाइल कैलकुलेटिंग टैक्सेबल इनकम। तो उसमें से पहला पॉइंट है चार्जेबिलिटी। इसका मतलब क्या है, तो एनी रिसीट इज सैलरी in the relation between receiver and payer between employer and the employee. That means अगर आपको कुछ भी मिलता है इन अ फॉर्म ऑफ कैश, लेकिन पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि आपको आपके एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब बॉस, एंड एम्प्लॉय मतलब नौकर, हम लोग, ठीक है। सो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ऐसा रिलेशन होना चाहिए, तो ही जो आपको कैश मिली है उसे हम सैलरी ट्रीट करेंगे। अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल ये जो एमएलए होते हैं, एमपी होते हैं, उन्हें भी सैलरी मिलती है, बट वो सैलरी के अंडर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज असेंबली एंड इट्स मेंबर्स डू नॉट हैव एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशन। ये मेंबर्स, ये जो होते हैं एमपी एमएलए, ये असेंबली के कोई नौकर नहीं होते हैं, वहां पे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन नहीं होता है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैं कोई कॉलेज में काम कर रही हूँ, तो मेरे जो बॉस रहेंगे, जो कॉलेज के ओनर रहेंगे, वो मुझे सैलरी देंगे, तो वो मैं एज अ सैलरी कंसिडर कर सकती हूँ, क्योंकि उसके लिए मैं उनके कॉलेज में टीचिंग कर रही हूँ, कुछ सर्विस में दे रही हूँ, ठीक है। तो देयर शुड बी a रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। Second thing, another important condition satisfy that employer must have made the payment in his capacity as an employer to the employee. अभी का ही एग्जाम्पल लेते हैं कि मैं जिस कॉलेज में काम कर रही हूँ, टीचिंग कर रही हूँ, तो मुझे उसके लिए पेमेंट दिया जाता है, ठीक है। अगर सपोज मैंने कुछ पर्सनल काम किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरे बॉस के कोई बच्चे की जान बचाई, ठीक है, और उस खुशी में फिर मुझे, अगर मेरे बॉस ने कुछ अमाउंट दी खुशी से, सो हम कहेंगे टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, टोकन ऑफ लव, खुशी में उन्होंने अगर मुझे कुछ पेमेंट किया, तो दैट विल बी नॉट कंसिडर एज अ सैलरी, ठीक है। तो सैलरी कब कंसिडर होगी? जब मैं उनके कॉलेज में जाके उनके बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी, मैं अपनी कैपेसिटी लेवल पे अपना स्किल यूज करूंगी, और उसके बदले अगर मुझे कोई पेमेंट मिलता है तो उसे हम सैलरी कहेंगे।
अंडरस्टूड। देखो यहाँ एग्जाम्पल भी दिया है कि कोई एम्प्लॉय ने अगर सेव किया, उस एम्प्लॉयर की चाइल्ड लाइफ अगर सेव की, कोई एक्सीडेंट से उन्हें बचाया, और ग्रैटिट्यूड बोल के अगर वो एम्प्लॉयर ने खुशी से कुछ पैसे दिए, तो दिस अमाउंट इज नॉट कंसिडर्ड द सैलरी। क्योंकि आप यहाँ पे तो कहोगे क्यों है ना इनका रिलेशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, बट नहीं, दूसरी कंडीशन क्या है कि एम्प्लॉय ने कंपनी से रिलेटेड सर्विस देनी चाहिए, ना कोई पर्सनल रिलेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी। कौन सी सैलरी हमें कब कंसिडर करनी है? द सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स ऑन ड्यू बेसिस और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर। दैट मीन्स, फॉर एग्जाम्पल, देखो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। हमारी अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कब से होती है? अप्रैल से लेके मार्च तक। ठीक है, तो अब एक बंदा है, सपोज अपन नाम उसका लेंगे सुरेश, तो ये सुरेश की सैलरी, मार्च की सैलरी उसे अप्रैल में मिलने वाली है, लेकिन है तो सैलरी उसकी मार्च की, लेकिन मिलने वाली कब है? अगले महीने। ऑफ कोर्स मार्च की सैलरी हमें अप्रैल में ही मिलेगी, अप्रैल की सैलरी मई में मिलेगी, मई की सैलरी जून में मिलेगी। ठीक है, तो ये मार्च की सैलरी सुरेश को मिलने वाली है अप्रैल में, लेकिन ड्यू कब है उसका? ड्यू तो उसका मार्च में ही है ना, है तो हक की सैलरी मार्च की। तो विच एवर इज अर्ली, तो हम कौन सी सैलरी किधर कंसिडर करेंगे? तो ऑफकोर्स भले हम अप्रैल में, न्यू ईयर्स में, सपोज ये ईयर है 2021 2022 और नेक्स्ट वाला अप्रैल है 2022 से लेके 2023, तो हम लोग क्या करेंगे? सो श्योरली हम इसकी सैलरी हम किसमें देंगे? 2023 में देंगे। गॉट इट? सो यहाँ पे फिर भी हम कंसिडर करेंगे मार्च 2022 में। Next is, that means salary of previous year is taxable even if it not received by the employee। तो यही मैंने अभी एग्जांपल किया है कि जब ये रिसीव नहीं हुई, वो अगले महीने अगले अकाउंटिंग ईयर में मिलेगी, बट फिर भी हमें कंसिडर यही साल करना पड़ेगी। नाउ सेम इज एप्लीकेबल टू एडवांस सैलरी। जैसे ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, वैसे एडवांस भी है। मतलब हम ऐसे उल्टा कंसिडर करेंगे कि अप्रैल की सैलरी हमें मार्च में मिल रही है, तो मार्च में मिलने के बाद, मिल रही तो है तो अप्रैल की, लेकिन मिल रही कब है? मार्च में मिल रही है। तो दिस इज द विच एवर इज अर्लियर। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हो या एडवांस सैलरी हो, वी हैव टू कंसिडर इन फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया है। नाउ नेक्स्ट कंडीशन है प्लेस ऑफ एक्रूअल। The place where service are rendered by the employee is considered place of accrual. That means वो employee जो कर्मचारी है, वो किधर सर्विस देता है, वो जगह हम उसे, वहां पे उसे टैक्स भरना है। अंडरस्टूड? फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड में एक बंदा है, ठीक है, ये इंग्लैंड में एक बंदा है, बट वो सर्विस इंडिया में देता है। उसकी जो भी सर्विस है इंडिया में है, तो प्लेस कहाँ है? इंडिया में। ही इज गिविंग सर्विस टू इंडिया, तो भले वो इंग्लैंड में है लेकिन सर्विस इंडिया में देता है, तो उसको टैक्स किधर भरना होगा? इंडिया में भरना होगा। ठीक है, नॉट रेसिडेंट, देखो अभी व्हेन ही इज पेड आउटसाइड इंडिया बट सर्विस रेंडर इन इंडिया, देखो उसको पेमेंट, वो रहता भी इंग्लैंड में है, पेमेंट भी इंग्लैंड में मिलता है, लेकिन वो सर्विस किसके लिए देता है? इंडिया के लिए देता है। सो उसका टैक्सेबल इनकम कहाँ होगा? ऑफ कोर्स इंडिया में होगा। ठीक है, सैलरी पेड बाय फॉरेन गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय सर्विंग इंडिया, टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी। फिर से वही है कि कोई फॉर, ये इंग्लैंड में है, उसको सैलरी भी इंग्लैंड गवर्नमेंट देती है, बट किसके लिए देती है? इंडिया में काम करने के लिए देती है, तो भी वो सैलरी टैक्सेबल किधर होगी? इंडिया में होगी। अंडरस्टूड? अभी मैंने ये सैलरी एंड वेजेस कहा है कि इनकम टैक्स के नजर में देयर नो स्पेसिफिक डिफरेंस बिटवीन सैलरी एंड वेजेस, हमें वही रूल लगाना है जो सैलरी के लिए है। नेक्स्ट इज द रिटायरमेंट। आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय, द रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, हम सैलरी कौन सी कंसिडर करेंगे? वो सैलरी कंसिडर करेंगे जहाँ पे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन है, लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है। ठीक है, तो फिर पेंशन क्या है? तो पेंशन गिवन टू एम्प्लॉय आफ्टर रिटायरमेंट ऑन मंथली बेसिस इज चार्ज अंडर हेड सैलरी एज द पेमेंट इज ड्यू पास्ट रिलेशन। ठीक है, तो पेंशन को हम कंसिडर एज ए सैलरी ही कहेंगे।
अंडरस्टूड? क्योंकि अभी भी उनका पास रिलेशन है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का, एंड मंथली बेसिस पे उन्हें पेंशन मिल रही है। क्यों मिल रही है? कोई दया नहीं कर रहे हैं एम्प्लॉयर। क्यों एम्प्लॉयर पेंशन दे रहा है, गवर्नमेंट पेंशन दे रहा है? क्योंकि प्रीवियस पास्ट में उन्होंने कुछ काम किया है कंपनी के लिए, एंड अभी ओल्ड एज के वजह से अब वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन पास्ट रिलेशन तो है उनका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का। तो पेंशन भी हम कंसिडर किस में करेंगे? सैलरी में करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नहीं समझा तो जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तब समझ में आएगा। But in case of death of employee, family pension received by the dependent is treated as a income from other source. देखो वो बंदा अभी भी है, लाइव है, ऑफ कोर्स, तो उसको पेंशन जो मिलेगी वो ऑफ कोर्स इनकम फ्रॉम सैलरी कंसिडर की जाएगी। लेकिन उसकी जब डेथ होती है और फिर उसकी पेंशन उसके वाइफ को मिलती है या कोई डिपेंडेंट को मिलती है, तो वो हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये और एक अपना सब टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 में ही, तो सैलरी के बाद हम वही देखेंगे। गॉट इट? आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आई है। चलो विल मूव टू द नेक्स्ट। नाउ अलाउंस क्या है? अलाउंसेस क्या होता है? द एम्प्लॉयर प्रोवाइड सैलरी अलाउंसेस टू गिव देयर एम्प्लॉयज बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट। ठीक है, मतलब अपार्ट फ्रॉम द सैलरी एम्प्लॉयर उनको अलग अलग बहाने से अलग अलग कैश देता है या चेक देता है या डायरेक्ट बैंक में जमा होता है। सवाल ये नहीं है कि वो किस फॉर्म में देता है, सवाल ये है कि वो सैलरी के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, फाइनेंशियल बेनिफिट वो अपने एम्प्लॉई को देता है। ठीक है, दिस अलाउंसेस कैन बी थिंग्स लाइक हाउस रेंट, मतलब कोई कंपनी अपने एम्प्लॉई को घर का जो रेंट भरता है उसका पैसा देता होगा, वो एम्प्लॉई जो ऑफिस से लेके अपने घर तक ट्रैवल करता है उसका पैसा अगर एम्प्लॉई देता रहेगा, एम्प्लॉयर मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए एम्प्लॉयर देता होगा, ओवर टाइम अगर किसने किया तो एम्प्लॉयर देता होता है, एम्प्लॉयर मतलब बॉस। गॉट इट? सो अलग अलग फॉर्म में वो क्या कर रहा है? फाइनेंशियल हेल्प कर रहा है अपने एम्प्लॉई की, तो इसे कहते हैं अलाउंसेस। ठीक है, all allowances based on employees basic pay and of course regulated by the government। सब कुछ एम्प्लॉय की बेसिक पेमेंट पे होता है। मतलब एक ही कंपनी में एक सुरेश भी काम कर रहा है, रमेश भी कर रहा है, लेकिन हो सकता है सुरेश की एम्प्लॉय जो है उसके अलाउंसेस अमाउंट अलग होगी और रमेश के जो है ये है अलाउंसेस वो अलग होगी, बिकॉज ये सब कुछ परसेंटेज पे होता है। वो किस पे कैलकुलेट किया जाता है? बेसिक पेमेंट पे। अंडरस्टूड? तो आप कभी जॉब जाओगे, आप टी/बी.कॉम होने के बाद आप में से बहुत सारे लोग जॉब पे जाएगी, तो कंपनी आपको ऑफर देगी कि यस अपार्ट फ्रॉम द सैलरी हम हमारे एम्प्लॉयज को ये पेमेंट करेंगे। आपको हाउस रेंट का पैसा मिलेगा, आपको ट्रैवल का मिलेगा, मेडिकल का मिलेगा, आपको यूनिफॉर्म का पैसा मिलेगा, आपको टिफिन मील इसका पैसा मिलेगा। अलग अलग ऐसे लोग बाइफर्केशन देते हैं और हर कंपनी की अलग अलग ऑफर होती है। ठीक है, तो सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं, आपको ये बाकी का भी सब कुछ देखना है, नॉट ओनली अलाउंसेस। हम आगे पर्क देखने वाले हैं। अब ये पर्क क्या है मैं आगे आपको बताती हूँ। ठीक है, तो जब आप जॉब के लिए जाओगे ये बहुत चीजें आपको ध्यान से देखनी है। ओके, चलो आ जाओ फिर से इनकम टैक्स पे। सो ये जो बेसिक पेमेंट पे डिसाइड होता है, दे आर टैक्स अंडर इनकम फ्रॉम सैलरी। ऑफकोर्स टैक्स 1961, ये याद रखना है, फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आता है। बट नॉट ऑल अलाउंसेस आर टैक्सेस। मतलब क्या, कौन से टैक्स, कौन से अलाउंसेस पे टैक्स भरना है, कौन से अलाउंस पे नहीं भरना है। तो देयर आर टाइप्स ऑफ अलाउंसेस। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स अलाउंसेस। कुछ अलाउंस ऐसे होते हैं ना जिसपे आपको टैक्स भरना ही होता है, जैसे डियरनेस अलाउंसेस होता है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जब मैं आपको सिखाऊंगी ना तब ये सब फिर से एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो डी अलाउंस होता है हमारा, देन ड्रेस अलाउंस होता है, ऐसे बहुत सारे अलाउंस है जो फुल्ली टैक्सेबल है। वहां पे हमें कोई भी दया नहीं मिलती इनकम टैक्स से, हमें पे करना ही होता है उस पर टैक्स। कुछ अलाउंस जो होते हैं ना वो पार्टली टैक्सेबल होते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन एजुकेशन टैक्स, तो जो पैसा कंपनी हमको देती है कि आप आपके बच्चों को पढ़ाओ, उसका खर्चा हम आपको देते हैं। तो सपोज कंपनी ने 32,000 दिया है साल का, ठीक है, लेकिन इस पे पूरे 32,000 पे हमें टैक्स नहीं भरना है। हमें इनकम टैक्स वालों ने कुछ लिमिटेशंस दी है कि ठीक है अगर आपके 2 बच्चे हैं ना, तो 2 बच्चे इंटू हर महीने आपको 100 रुपीज, ऐसे इंटू 12 महीने,
तो आपको हम ये पूरे 32,000 पे टैक्स भरने नहीं लगाएंगे, हम कितने पे लगाएंगे, आपको 2400 माइनस करो और फिर जो बचेगा ना अमाउंट, ये माइनस करके देखो कितनी अमाउंट आती है, उस पे टैक्स भरना है आपको। तो इसे हम कहते हैं पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। मतलब पूरे 32,000 पे टैक्स मत भरो, ये कुछ एग्जम्पशन गवर्नमेंट ने हमें दिया है, इनकम टैक्स ने दिया है, कुछ दया हम पे की है कि ठीक है चलो 2400 हमारे तरफ से माफ। तो ये जो बचेगा आई गेस कितना बचेगा, 29,600 समथिंग बचेगा, उस पे आपको टैक्स भरना है। सो दिस आर कॉल्ड पार्टली टैक्सेबल अलाउंस। उसके बाद थर्ड है हमारा टैक्स एग्जेम्प्ट अलाउंस। फुल्ली मतलब माफ, कि इस पे आपको टैक्स ही नहीं भरना है, बिल्कुल नहीं भरना है, आपको कंपनी पैसे दे रही है चुपचाप से आपके पास रख लो, उस पे हम बिल्कुल आपको टैक्स नहीं मांगेंगे। सो दिस 3 टाइप्स ऑफ अलाउंसेस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कौन से फुल्ली टैक्सेबल है, कौन से पार्टली टैक्सेबल है, कौन से टैक्स एग्जेम्प्ट है। डोंट वरी, मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगी कैसे याद रखना है, और आपके लेवल पे इतना बहुत सारा नहीं पूछेंगे, कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक ही वो अलाउंस पूछते हैं जो हर प्रॉब्लम में आते हैं, तो ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा कौन सा टैक्स हमें क्या करना है। ठीक है, चलो नाउ हम देखते हैं टैक्सेबल अलाउंस कौन से है। स्क्रीनशॉट निकालो, अगर पेन से थोड़ी मेहनत करोगे, पेन से लिखोगे तो दैट विल बी अ बेटर, हाथ से जितना लिखोगे उतना दिमाग में जल्दी जाता है। ठीक है, सो एंटरटेनमेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, सिटी कॉम्पेंसेटरी, मील, कैश अलाउंस, वार्डन अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, ड्रेस अलाउंस। तो ये जो अलाउंस है ना, वो सब ना टैक्सेबल होते हैं। तो सिंपल सी बात मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। देखो, एंटरटेनमेंट अलाउंस, आपको कंपनी कुछ पैसा साल में से देती है कि जा भाई जी ले अपनी जिंदगी, लेकिन ये आपके कंफर्ट के लिए है। तो गवर्नमेंट बोलता है भाई हम क्यों इस पे आपको एग्जम्पशन दे, भरो पूरा टैक्स, एंजॉय तो आप कर रहे हो ना, मूवी आप देख रहे हो, गॉट इट, होटल में आप जा रहे हो, तो ये वाले टैक्स पे पूरा टैक्स हमें भरना है। डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस का मतलब होता है जब इन्फ्लेशन होता है, महंगाई होती है, तो हर कंपनी आपको थोड़ा सा क्या करती है, सैलरी थोड़ी सी आपकी बढ़ाती है मतलब थोड़ा सा अलाउंस देती है, थोड़ा और पैसा देती है, ताकि इन्फ्लेशन महंगाई जो है उससे आप बच सको। तो ये भी तो आपकी चैन के लिए, कंफर्ट के लिए है। तो गवर्नमेंट बोलता है बिल्कुल नहीं, इस पे भी आपको बिल्कुल एग्जम्पशन, माफी नहीं मिलेगी। ओवर टाइम, आप आपके लिए पैसे कमाते हो, इसमें थोड़ी गवर्नमेंट का कुछ फायदा है, तो इस पे भी आपको टैक्स नहीं मिलेगा। सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस मतलब क्या, जब आपको कंपनी कोई एक सिटी से दूसरे सिटी में बेचती है, तो उसका कॉम्पेंसेटरी एक अलाउंस देती है कि ठीक है आप दूसरे सिटी में जा रहे हो, वहाँ की महंगाई होगी, वहाँ का रेंट अलग होगा, आपको एडजस्ट करना है, तो कंपनी आपको थोड़ा सा क्या करती है, पैम्पर करती है, ठीक है बाबा ले लो अलाउंस। अलाउंस मतलब पैसा, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देती है आपको, तो ये भी आपके कंफर्ट के लिए है। तो गवर्नमेंट बोलता है बिल्कुल नहीं, आप आपका जो भी अलाउंस है उस पर टैक्स भरना है। मील अलाउंस, खाना पीना अच्छा, कंपनी बोलती है अच्छा खाना खा लो, तबीयत सुधार लो, अच्छी तबीयत होगी तो आप अच्छा काम करोगे, तो इसमें भी तो आपकी ऐश ही है ना, अच्छा खाना पीना खाते हो आप। तो गवर्नमेंट बोलता है बिल्कुल नहीं, इस पे भी हम अलाउंस आपको बिल्कुल एग्जेम्पशन नहीं देंगे। कैश अलाउंस, वार्डन अलाउंस, सर्वेंट, अच्छा नौकर आप आपके लिए रख रहे हो, थोड़ी इसमें कुछ कंपनी का फायदा है या गवर्नमेंट का फायदा है, तो ऑफकोर्स आपको जो कंपनी दे रही है ना सर्वेंट अलाउंस, जो एक्स्ट्रा कैश दे रही है ना, उस पे भी आपको टैक्स भरना है। अच्छा ड्रेस अलाउंस, ड्रेस मतलब आप अच्छे अच्छे स्टाइल में कपड़े पहनोगे और गवर्नमेंट को बोलोगे हमको माफ करो, एग्जम्पशन दो, बिल्कुल नहीं। तो गवर्नमेंट बोलता है ये जो आपकी चैन के लिए चीजें है, कंफर्ट के लिए जो चीजें हैं, इस पे आपको बिल्कुल एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। एग्जम्पशन मतलब क्या, माफी नहीं मिलेगी, आपको टैक्स भरना ही भरना है। अंडरस्टूड? तो ये थोड़ा सा आप हाथ से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, तो ये याद रखो कौन से आपको पूरा टैक्स भरना है। ठीक है, चलो नाउ विल मूव टू द नॉन टैक्सेबल अलाउंस। अब ऐसे कौन से टैक्स है जिसपे हमको टैक्स ही नहीं भरना है, तो भाई सिंपल सी बात है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है ना, हम बोलते हैं नाइश है, तो यूजुअली अलाउंस पे टू गवर्नमेंट सर्वेंट सर्विंग अब्रॉड, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है और अपनी सर्विस अब्रॉड में देते हैं, उनका पूरा अलाउंस क्या होता है, टैक्स फ्री होता है। अलाउंस पेड टू सुप्रीम जज, हाई कोर्ट, इनका भी टैक्स फ्री होता है। ऑफकोर्स भाई, हाई कोर्ट के जज है वो, सुप्रीम कोर्ट के जज है, तो उनका तो सब अलाउंस टैक्स फ्री होता है, गवर्नमेंट सर्वेंट है। ठीक है, कॉम्पेंसेटरी अलाउंस पेड टू जज, अगेन
और कोई कॉम्पेंसेटरी, जैसे हमने देखा सिटी कॉम्पेंसेटरी, वैसे इनको भी कुछ कॉम्पेंसेटरी होगा, वो भी उनको टैक्स फ्री है। अलाउंस पे टू यूएनओ, यूनाइटेड नेशन है ना हमारा, सो एम्प्लॉइज, तो उसके जो एम्प्लॉइज है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसमें जो काम करता है वो देश के लिए करता है ना, तो ऑफकोर्स उसके लिए भी क्या है, सब अलाउंस माफ है। अंडरस्टूड। तो यूजुअली याद रखो, जो गवर्नमेंट का अगर ऐसे क्वेश्चन आया कि मिस्टर बापट इज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, तब आपको याद रखना है। अदरवाइज अगर वो प्राइवेट लिमिटेड है ना, तो उसको दो ही टैक्स है, फुल्ली टैक्सेबल, नहीं तो थोड़ा बहुत एग्जेम्पशन, बस। ठीक है, चलो नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट। कुछ एक्सटेंट तक, मतलब पार्शियली गवर्नमेंट ने हमको क्या किया, ठीक है चल हम माफ करते, थोड़ा माफ करते, तो उसमें आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो उसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला, ओके चलो 1600 पर मंथ हम क्या करेंगे, तुम्हें माफ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखो, मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल हर महीने आप ही एम्प्लॉय, आपको ही आप एग्जाम्पल पकड़ो कि आप अच्छे कंपनी में जॉब कर रहे हो, और आप जो घर से कंपनी तक जाते हो, या कोई काम से कंपनी से, काम से आप कहीं बाहर आपके कस्टमर के पास जाते हो, तो आपको हर महीने कंपनी 3000 पर मंथ आपको क्या करती है, पैसा देती है। तो गवर्नमेंट सोचता है कि ठीक है, बंदा तो कंपनी के लिए काम कर रहा है, थोड़ी अपने लिए वो हम घूम रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा क्या देंगे, एग्जाम्शन देंगे। तो कंपनी बोलती है ठीक है 3000 पर मंथ, तो हम ना आपको 1600 रुपए पर मंथ देते हैं। तो टैक्स अब कंपनी को कितने, सॉरी आपको कितने पे भरना है, ओनली 1400 पे आपको टैक्स पेड करना है। ठीक है, देखो अगर एग्जाम्शन नहीं दिया होता, इनकम टैक्स वालों ने दया नहीं किया होता, तो हमको 3000 पर मंथ इंटू 12 करो, मतलब कितना, 36,000 पे आपको टैक्स भरना होता था। ठीक है, लेकिन अब आपको कितना, 1400 इंटू 12, तो जो भी अमाउंट आएगी कर लो कैलसी पे, उस पे सिर्फ टैक्स भरना है आपको, 36 से कम ही आएगी। तो इसको कहते हैं टू सम एक्सटेंट, कुछ लिमिट तक हमें क्या मिला है, एग्जाम्शन मिला है। गॉट इट। चलो नेक्स्ट, और किस पे मिलता है, अच्छा और एक एक, अगर वो बंदा अच्छा हट्टा खट्टा है तो 1600, अगर वो बंदा डिसेबल है, हैंडीकैप है, तो 3200। प्लीज ये कहीं पे लिख कर रखो, ये हर प्रॉब्लम में आपको आने वाला है, आपके एग्जाम में भी ये पूछने वाले हैं, तो आपको हुक और क्रुक आपको लर्न ही करना है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस, अगर अच्छा वो पर्सन बंदा हट्टा कट्टा है तो ही विल गेट 1600, बट अगर वो बंदा डिसेबल है, हैंडीकैप है, तो ही विल गेट 3200 पर मंथ, इतनी उसको छूट मिलेगी पर मंथ। ठीक है, ट्राइबल एरिया अलाउंस एक्सेप्ट अबाउट 200, मतलब जो ट्राइबल एरिया में जाता है ना, आदिवासी एरिया में वगैरह कोई काम करता है, तो अपनी जान की जोखिम होती है, थोड़ा सा अनकंफर्ट जोन में हम जाके काम करते हैं, तो कंपनी बोलती है ठीक है हम आपको इसका अलाउंस देंगे। तो कंपनी अगर 500 पर मंथ देती है, तो गवर्नमेंट बोलता है ठीक है चलो 500 पे मत भरो, हम आपको 200 माफ करते, तो कितने पे फिर टैक्स भरना है, 300 पर मंथ। हम कैलकुलेशन इंटू 12 ही करेंगे, हमको कैलकुलेशन हर एवरी ईयर्स का पूरे साल का करना होगा। ये सिर्फ मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, डोंट वरी, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट हमेशा एजुकेशन को क्या करती है, प्रमोट करती है। तो अगर कंपनी कुछ पैसे दे रही है हर महीने, तो गवर्नमेंट बोलता है कि ठीक है चलो 100 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड हम माफ करते, लेकिन अगर 10 बच्चे रहेंगे तो ऑफ कोर्स नॉट, ज्यादा हम सिर्फ 2 बच्चों को ही हम अलाउ कर सकते हैं। गॉट इट। तो अगर आपको 3 बच्चे हैं तो एक बच्चा जो है वो आपका प्रॉब्लम है, हमारा नहीं। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, ओनली 2 चिल्ड्रन को अलाउड किया है, एक बच्चे को कितना, 100 रुपीज पर मंथ। ठीक है, तो गवर्नमेंट, तो हम जो भी कंपनी से हमें पैसा मिल रहा है उसमें पूरा टैक्स नहीं भरेंगे, हम पहले ये एग्जम्पशन माइनस करेंगे एंड फिर बचे हुए अमाउंट पे क्या करेंगे, टैक्स भरेंगे। ओके, चलो इंटरेस्टिंग लग रहा है थोड़ा। चलो नाउ विल सी द नेक्स्ट वन, हॉस्टल एक्सपेंडिचर। ऑफ कोर्स बच्चा अगर पढ़ रहा है तो हॉस्टल में भी रहेगा, एंड अगर बच्चे को 100 रुपए पढ़ने के हैं तो हॉस्टल के ऑफ कोर्स ज्यादा देना पड़ेगी। यहाँ पे भी 2 ही बच्चे, ठीक है, क्योंकि हॉस्टल में खाने का भी होता है, रहने का भी होता है, बाकी के भी खर्चे होते हैं। तो देखो हमारा गवर्नमेंट कितना दयालु है, 300 रुपए पर मंथ हमें एग्जाम्शन दे रहा है। ठीक है, तो एजुकेशन के लिए 100 रुपीज, हॉस्टल एक्सपेंस से 300 पर मंथ। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ओके, चलो नेक्स्ट वन, हाउस रेंट अलाउंस। ये तो आता ही आता है और इसमें बहुत सारा
दिमाग खाने वाला काम है कैलकुलेशन। तो अभी मैं कुछ आपको एक्सप्लेन नहीं करती हूँ, जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगा तब एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मैं करूंगी तो आप घबरा जाओगे। सो ये भी एक अलाउंस है जिसमें थोड़ा गवर्नमेंट ने हम पे दया की है, ठीक है। सो दिस आर द फ्यू अलाउंसेस जिसपे हमें थोड़ा सा राहत मिलती है। और चलो नाउ अब ये जो हम कर रहे हैं क्या, तो इस तरीके से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में हमको लिखना है। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, देखो अभी तक हमने सैलरी देखी जिसमें वेजेस आता है, फी आता है, कमीशन आता है, बहुत सारा मैंने सिखाया है अभी यही लेक्चर में, तो देख लो। अलाउंसेस हमने सीखे अभी जस्ट, ठीक है। अब हम मूव करेंगे परक्विजिशन। अब ये परक्विजिशन क्या है, तो इससे प्यार से कहते हैं पर्क, ठीक है। तो अब ये पर्क क्या है, प्रोविडेंट फंड पता है आपको, रिटायरमेंट बेनिफिट भी यूजुअली पता है, तो अब लास्ट है हमारा पर्क। तो इस तरीके से हमें ये सब सैलरी एडअप करनी है। फिर उसके बाद जो आएगा, उसके बाद डिडक्शन, जैसे हमने हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन सीखा था, 30% हम नेट एनुअल वैल्यू पे देते हैं, फिर मीन्स क्या करते हैं, माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इस तरीके से यहाँ पे भी कुछ डिडक्शन है, यहाँ पे भी हमें कुछ राहत मिलती है। फिर ये सब हम माइनस करते हैं, ये हमारे सैलरी से, और फिर इस पे हम टैक्स भरते हैं, ठीक है। तो दिस इज द बेसिकली फॉर्मेट व्हेन वी विल डू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। तो अभी तक हम कहाँ पहुंचे, इन दो चीजों पे। चलो अब पर्क देखते हैं, ये हम बाद में ही देखने वाले हैं, ठीक है। चलो तो पर्क क्या है, तो व्हाट इज अ पर्क इन सैलरी। तो पर्क इन सैलरी आर प्रिविलेजेस यू अर्न फ्रॉम योर कंपनी। मतलब आपको फॉर एग्जाम्पल आपको कंपनी ने बोला यार तू बस में से धक्के मत खा, हम तुझे कार ही देते हैं डायरेक्ट, तू कार से आ जा, घर पे आराम से बैठे, एसी वाली कार देते हैं, ठीक है। तो कार, एक उन्होंने पैसा नहीं दिया, उन्होंने कार दी, उस ऑफकोर्स उसका पेट्रोल वगैरह कंपनी बेयर करेगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं पर्क। फिर कंपनी ने बोला यार रेंट के घर पे मत ले, अपनी कंपनी का है ना एक अच्छा फ्लैट, तो वो कंपनी का फ्लैट में तू अच्छे से ऐशो आराम से रहो, तो यहाँ पे कंपनी ने फ्लैट डायरेक्ट दे दिया, ठीक है, कोई पैसा नहीं दिया, डायरेक्टली बोला ठीक है टेंशन मत ले, उसका रेंट वगैरह कंपनी भर देगी, तू सिर्फ आराम से रहो। सो ये एकोमोडेशन, क्या बोलते मोटर कार, और कुछ अगर सर्वेंट ही डायरेक्ट प्रोवाइड किया, ठीक है, तो डायरेक्ट सर्वेंट नौकरी भेज दिया घर पे कि तू बाबा काम कुछ मत कर, तू सिर्फ कंपनी का काम कर, ये बाकी का काम करने ये नौकर है, उसकी सैलरी भी हम दे देंगे। तो ये जो थिंग्स है, चीजें है, इन अ फॉर्म ऑफ चीजें, ठीक है, इन अ फॉर्म ऑफ थिंग्स, उसे हम पर्क कहेंगे। तो फिर अलाउंस और फिर पर्क में क्या फर्क है आगे बताती हूँ। तो बेसिकली आपको पर्क समझा, तो इसमें भी कुछ एग्जाम्पशन होते हैं, तो ये एग्जाम्पशन क्या है, इसमें कौन सी लिमिटेशंस है, ये मैं आपको बताती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट सिर्फ ले लो। नाउ नेक्स्ट इज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्या है पर्क, मतलब इन अ फॉर्म ऑफ हमें चीज मिलती है, अलाउंस इन अ फॉर्म ऑफ पैसे मिलता है। दिस मच ओनली, रीड करो, कुछ टैक्सेबल है, नॉन टैक्सेबल है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हैं, नो एक्सप्लेनेशन मोर। तो आई होप आपको समझ में आया। सो तब तक एंजॉय करो, जल्दी हम लेकर आएंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। सी इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। सो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू सो मच।